चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और कोरोना हेल्थ बुलेटिन की ही बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। बढ़ते आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2106 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग से मिले हैं 793 और दूसरे नंबर पर है राजधानी रायपुर जहां से 573 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं राजनांदगांव से 126, बिलासपुर से 101, धमतरी से 42, बलौदाबाजार से 29 मरीज मिल चुके हैं। वहीं 28 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हो चुकी है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लेना पड़ा। होली मिलन समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। इसको देखते हुए अब धारा 144 लगा दी गई है। वहीं कोरोना का टीका यानी कोविशील्ड वैक्सीन की अगली खेप राजधानी पहुंच चुकी है। रायपुर में 5,26,000 नए डोज पहुंच चुके हैं। 44 अलग अलग कार्टूनों में भरकर ये वैक्सीन आई है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में केवल 2 दिन का ही स्टॉक बचा था एक तरह से वैक्सीन का। इसके बाद ये नई खेप पहुंच चुकी है। नई खेप से छत्तीसगढ़ में अब 7 दिनों तक वैक्सीनेशन हो सकेगा। एक तरह से 7 दिनों का स्टॉक वैक्सीन का प्रदेश में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं अब बिलासपुर में भी संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में जिले में 117 नए केस मिले हैं, जिनमें से 108 पॉजिटिव मामले सिर्फ शहर में मिले हैं। मामलों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। बाहरी क्षेत्र से आए लोग भी बिना टेस्ट कराए शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि होली आने वाली है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। पेशेंट तो अभी बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग काफ़ी हो रही है। हमारी 2200-2300 रोज टेस्टिंग हो रही है। और पेशेंट मतलब बाहर से भी आ रहे हैं लोग, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन में भी हमारे स्टाफ लगा हुआ है टेस्टिंग के लिए। जहाँ मरीज मिल रहे हैं वहाँ के घर के आसपास के 15 या 20 घरों का हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कंटेनमेंट जोन के समान, और उनको एडवाइस दे देते हैं कि आप लोग लापरवाही मत करिए, बाहर मत करिए, बी केयरफुल रहे। प्रशासन को भी अपने स्तर पर फैसला लेना पड़ रहा है और दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, साथ ही लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। अब लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। पेंड्रा की स्थिति आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग कोरोना गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। और लापरवाही को देखते हुए मरवाही विधायक के ध्रुव को एक्शन में आना पड़ा। वो लगातार लोगों से गाइडलाइन के पालन करने की अपील कर रहे हैं, साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी वो अपील कर रहे हैं। तो लोगों को बता रहे हैं कि निश्चित जहाँ पता चलता है टीबी के मरीज या उसके लक्षण, हमने प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, हमारे फील्ड लेवल में मुतालिम लोग हैं, उन सब से अपन प्रचार करवाने की जैसे भी खांसी 2 सप्ताह से अधिक आए तो या उसके लक्षण है या पूर्व में उस घर में टीबी के मरीज रहे हैं, उनको ज़्यादा सतर्कता बरतना है कि उसको कम खांसी के लक्षण भी हो या अन्य लक्षण दिखे तो भी उनको तत्काल प्राथमिक सेवा बनाए और जिससे बीमारी कम हो सके। आगे बढ़ते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां नाबालिग का गर्भपात कराने वाला सरपंच गिरफ्तार हो गया है। डुंडेरा गांव से पुलिस ने सरपंच को पकड़ा है। काफी समय से वो फरार चल रहा था। शिकायत पर मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उतई पुलिस की ये कार्रवाई है। तो दुर्ग में नाबालिग का गर्भपात कराने वाला सरपंच अब गिरफ्तार हो गया है। शिकायत पर मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
वहीं बुधवार को असम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला। जमकर अपनी ताकत दिखाए, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील की। रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ताकत दिखाई। रोड शो में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के साथ नजर आए। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर के राऊ सीट से विधायक जीतू पटवारी और दूसरी तरफ रायपुर के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी इस रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ शामिल हुए। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस दौरान असम में पहुंचे हुए। साल 2019 में हुए नगरीय निकाय चुनाव की रीकाउंटिंग 2021 में होगी। रायगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रीकाउंटिंग का फैसला सुनाया है। दरअसल दिसंबर 2019 में निकाय चुनाव हुए थे। वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजू मिश्रा को हार मिली। बीजेपी पार्षद ने 30 वोट से जीत हासिल की थी। परिणाम पर कांग्रेस पार्षद ने सवाल उठाए और रीकाउंटिंग की मांग की, लेकिन 2019 में रीकाउंटिंग नहीं की गई, जिसके विरोध में पार्षद ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इधर 2 साल बाद फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिकाउंटिंग का फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी पार्षद पंकज कंकरवाल ने कहा है कि पार्टी फोरम में मामले को रखा जाएगा, उसी के अनुसार आगे की रणनीति तैयार होगी। गणना चल रही थी, उस समय एक कर्मचारी के द्वारा बार बार मेरे कांग्रेस के वोट को भाजपा के बंडल में डाल दिया जा रहा था। मौखिक आपत्ति किया, वो अपनी गलती भी स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद उसकी हरकत इस तरह की जारी थी। फिर मैंने लिखित शिकायत की थी। मेरी लिखित शिकायत पे रिटर्निंग ऑफिसर जो हाल में थे, उनके द्वारा रिकाउंटिंग करने की घोषणा भी की गई थी और बाद में फिर रिकाउंटिंग नहीं किया गया था और मेरे को 30 वोट से हार घोषित किया गया था, जिसके खिलाफ मैंने रायगढ़ जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी और उसका फैसला आज ही आया है और पुनर्गणना के लिए आदेश जज साहब के द्वारा किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुए नक्सली हमले में एक बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है और जो खुलासा हुआ है उसने अधिकारियों के उन दावों को झुठला दिया है कि हमले से पहले आईटीबीपी की रोड ओपनिंग पार्टी गुजरी थी और वो आईईडी का पता नहीं कर पाई थी। हकीकत में रोड ओपनिंग पार्टी हमले की जगह से गुजरी ही नहीं थी। खुलासा बंसल न्यूज करने जा रहा है। बंसल न्यूज ने इस हमले में घायल जवान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जो नारायणपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। जवान सुखलाल पोयम ने खुलासा किया कि जिस पुलिया से जवानों से भरी बस गुजरी थी, वहां रोड ओपनिंग पार्टी ने सर्चिंग की ही नहीं थी और रोड ओपनिंग पार्टी घटनास्थल से काफी दूर थी। आरोपी नहीं लगी थी वहाँ पर, वो पास दूरी में थे आरोपी, उधर नहीं पहुंचे थे, पुलिया के पास नहीं थे, इसलिए जो है वहाँ पे बम डिटेक्ट नहीं हो पाया और ये हादसा हुआ है। जी बस जो ना सर, वो जो लेके गए थे उस दिन रही छोड़े थे और जहाँ हमको कड़े बटम लेके छोड़े थे वहीं से हम लोग ऑपरेशन गए। उसके बाद फिर उधर एक दिन एलओपी करने के बाद दूसरा तीसरा दिन में फिर वापसी आओ के फिर वही बस से आ रहे थे। यानी बस से ही आप लोग गए थे उसी मार्ग से और उसी मार्ग से बस से वापस आ रहे थे? जी उसी मार्ग से आ रहे थे। चलिए, अब ये जांच का विषय है क्योंकि घायल जवान कुछ अलग बयान दे रहा है। प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी कुछ अलग बयान दे रहे हैं। तो बता दें आपको, नारायणपुर में हुए नक्सली हमले में मंगलवार को कांकेर के 2 जवान शहीद हो गए थे। शहादत के बाद दोनों जवानों की पार्थिव देह बुधवार को उनके गृहग्राम पहुंची। शहीद हुए सेवक राम का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम चवाड़ पहुंचा तो पूरे गांव में मातम सा छा गया। हर एक ग्रामीण की आंखों में आंसू था और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद सेवक राम की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। वहीं शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दूसरी तरफ शहीद करण दिहारी को अंतागढ़ के पोंड गांव में अंतिम विदाई दी गई। सभी की आंखें नम थीं। इस दौरान अंतिम विदाई के समय जिला पुलिस के अधिकारी, जिला कलेक्टर मौजूद रहे। एक बार फिर कायरों का एक कायराना हमला हुआ। अब एक वीर शहीद हमारे बीच नहीं रहे। जितना आलोचना कर सकें, जितना घृणित वक्तव्य दे सकें, जितना उनके प्रति कह सकें, बहुत कम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी मौका है, सुधर जाना चाहिए, घिनौना कार्य त्याग देना चाहिए।
नारायणपुर नक्सली हमले पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने नक्सली हमले को सरकार की नाकामी बताया है, तो वहीं सरकार ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। और कड़ेनार मार्ग का ये वही पुलिया है जहां पर नक्सलियों ने कल जवानों से भरी बस को ब्लास्ट कर उड़ाया था। और ये वही जगह है जहां ब्लास्ट हुआ था और लगभग 6 फीट गड्ढा यहां पर हो गया था, लेकिन जवानों ने आज सुबह ही इस गड्ढे को पाट कर इसको समतल कर दिया है ताकि आवाजाही का जो रास्ता है वो रास्ता बंद ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आईडी लगी हुई थी, उस आईडी को जिस तरीके से नक्सलियों ने कमांड कर उड़ाया है, उसके जो वायर है वो वायर यहाँ पर मौजूद है अभी भी। और इसी वायर के ज़रिए जो है नक्सलियों ने इस बम को, इस आईडी को ब्लास्ट किया होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर कार्बन भी रखा हुआ है। हालांकि अब आईडी में कार्बन का क्या उपयोग होता है ये तो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में कार्बन है। वायर के कुछ वायर के टुकड़े पड़े हुए हैं। नारायणपुर में हुई नक्सली वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। 5 जवान शहीद हो गए, कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था। तब चर्चा हुई थी कि क्या वाकई नक्सली शांति चाहते हैं या उनकी ये गुमराह करने की नई रणनीति है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद नक्सलियों ने बड़ा हमला कर एक बार फिर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बेहद दुर्दांत हमला है और ये हम सब लोगों के लिए काफ़ी दुखद है। 5 जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि बेहद कायराना हरकत है। 2 दिन पहले ही ध्यान भटकाने के लिए आप सब लोगों ने देखा होगा, पत्र की बात हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही जवानों से भरे हुए बस को ब्लास्ट करना, मैं ऐसा समझता हूं कि बेहद दुर्भाग्यजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, सजगतापूर्वक ऑपरेशन चलाने के लिए हमने पुलिस अधीक्षक को कहा है और इस घटना में जो भी घटना हुई है उसमें जो सबक हमें सीखना चाहिए, सावधानी बरतने का, वो भी सबको बताया गया है। आगे के ऑपरेशंस में इस बात का ध्यान रखा जाए, ये मैंने निर्देश। बहुत सारे कारण हैं, अभी घटना स्थल में एसपी साहब जाएंगे। अभी तक की जानकारी ऐसी, कई बार कार्बन लपेटने से जो दिखता नहीं है और डिटेक्ट नहीं होता। नक्सली हमले में कहां चूक हुई, किसकी लापरवाही है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है, इसलिए नक्सली वारदातें बढ़ रही है। सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। गृह मंत्री कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको चुनाव की चिंता है, उनको छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में जो सुरक्षा फोर्स के ऊपर में बम ब्लास्ट हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता है तो असम के चुनाव की चिंता है, छत्तीसगढ़ की चिंता इस सरकार को नहीं है। और सरकार की ढिलाई, सरकार का उनके प्रति नरमी का जो रुख है, वो आज छत्तीसगढ़ को फिर से नक्सलवाद के आगोश में, जो छत्तीसगढ़ लगभग मुक्त हो रहा था, मैं सिर्फ बॉर्डर क्षेत्रों में बचा था, अब नारायणपुर में भी ये घटना होना और नक्सलियों का इतना सक्रिय होना, ये छत्तीसगढ़ के लिए अलार्मिंग है। माओवादियों ने एक पर्चा भी हाल ही में जारी किया है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन प्रहार के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है। विशेषज्ञों के मुताबिक नक्सलियों का शांति प्रस्ताव भी एक पैंतरा था, जिससे वह ध्यान भटकाना चाह रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब माओवादियों को दिया जाएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बीजापुर जिले के बासागुड़ा पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लिंगागिरी के जंगलों में सुरक्षा जवानों ने सर्चिंग अभियान चलाया और सर्चिंग के दौरान मिलिशिया सेक्शन कमांडर उइका बतरू को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा जवानों ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी जब्त किया है। इधर सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष आदेश जारी किया गया है। बता दें आपको, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्यकर्ताओं को बच्चों की जानकारी अपलोड करना होगी। लेकिन यही ऐप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल कई कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो कई गांव तक नेटवर्क नहीं पहुंचता,
लिहाजा काम करने में उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय में वृद्धि और मोबाइल उपलब्ध कराए जाने की मांग कर रही हैं। ऐप में जानकारी नहीं डालने पर अगर किसी का वेतन कटता है तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। कोई भी कार्यकर्ता के पास अभी वर्तमान में मोबाइल नहीं है और मोबाइल हमको दिया भी नहीं गया है। इसमें जो डाउनलोड की जो प्रक्रिया बताई गई है ये बहुत ही कठिन है। एक तो हमको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, दूसरी बात जब हमारे पास मोबाइल ही नहीं है तो हम काम क्या करें, तीसरी बात इतने कम मानदेय में अधिकारी का कहना है कि अगर आपको काम करना है आंगनबाड़ी में तो आपको मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो इतने कम मानदेय में हम लोग कैसे मोबाइल खरीदें? अब तो हमारा घर परिवार चलाना ही मुश्किल हो गया इतने कम मानदेय में, तो हम मोबाइल कैसे खरीदें और हम लोग ये काम को कैसे करें? अभी इसमें देखो किसी के भी मोबाइल से भी इसको किया जा सकता है और अन्यथा वो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से भी किया जा सकता है। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने मोबाइल से ही करना पड़ेगा और इसके लिए शासन का जो भी अगला आदेश होगा उसके हिसाब से उनको कार्य करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो इसमें प्रतिदिन डाटा अपलोड करेगी उसी हिसाब से सारी चीज़ हो जाएगा, उसी से मानदेय कंप्लीट हो जाएगा, उसी से पोषण आहार का बिल भी कंप्लीट हो जाएगा, उसी से डिमांड जनरेट हो जाएगी, सारे प्रकार की चीज़ें इसमें है। नागा साधु से मारपीट और लूट का मामला अब गर्माता जा रहा है। विरोध में कई साधु बिलासपुर के आईजी ऑफिस शिकायत करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने सख्त कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि त्रिवेंद्रम से नागा साधु गंगापुरी महाराज अपने गुरु से मिलने के लिए बिलासपुर आए हुए थे, लेकिन तोरवा थाने के 2 आरक्षकों साधु को बिलासपुर स्टेशन से पूछताछ के लिए हिरासत में ले गए और साधु का आरोप है कि उससे थाने लाते ही पीटा गया और 2 आरक्षकों ने चांदी के बर्तन सहित 1 लाख से ज्यादा रुपए भी लूट लिए। मारपीट और लूट की घटना के बाद साधुओं में नाराजगी देखी जा रही है और सभी आरक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कानून के रखवाले अगर साधु संतों के ही भक्षक बन जाए तो फिर हम किससे न्याय की उम्मीद रखेंगे? अगर इन्हें न्याय नहीं मिली, इनके साथ जिन्होंने मारपीट किया, अगर उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरा सनातन समाज सड़कों पे उतरेगा और न्याय की मांग करेगा। दुर्घटना से देर भली, ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जल्दबाजी जान पर भी भारी पड़ सकती है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जल्दबाजी के चक्कर में एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। गनीमत रही कि एक मौके पर मौजूद आरक्षक शिवम सिंह की नजर उस पर पड़ गई और आरक्षक ने तत्काल दौड़कर उसे खींच लिया। वीडियो 22 मार्च का बताया जा रहा है। गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शासन प्रशासन कई तरह से अभियान भी चला रहा है। वहीं धर्मपुरी के कुक्षी में एक शिक्षक ने अलग ही अंदाज में लोगों को कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया। बता दें आपको, अमल जुमा में शिक्षक लोकेश पांडे और उनके साथी ग्रामीणों में घर घर जाकर गीतों के जरिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को। इसके लिए लोकेश पांडे ने गाने भी बनाए हैं और इसी का नतीजा है कि जिले में जितने भी कार्ड बने हैं उनमें 63% कार्ड कुक्षी में ही बने हैं। तुम आयुष्मान कार्ड बना लो, जल्दी से बना लो कार्ड, बीमारी से निजात पालो, अमल जुमा के लो, आयुष्मान कार्ड बना लो, बीमारी